सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़ी हुई हमारी पहली खबर है। इस मामले में लगातार नए मोड़ और नई जानकारियां सामने आ रही हैं। अब बिहार सरकार भी सुप्रीम कोर्ट जा रही है और कैविएट दाखिल करेगी। वो सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की याचिका का विरोध करेगी और मुकुल रोहतगी बिहार सरकार की तरफ से पेश होंगे। सुशांत सिंह राजपूत मामले में बड़ा मोड़ तब आया था जब उनके पिता ने पटना में इस मामले में पहली एफआईआर दाखिल की और कई सवाल खड़े किए। इनमें से कुछ सवाल ये थे कि रिया के संपर्क में आने पर अचानक मानसिक रूप से बीमार कैसे हो गया, रिया सारे पर्चे जो दवाइयों के साथ लेके क्यों चली गई, सुशांत के बैंक खाते से 15 करोड़ रुपए किन खातों में गए। तो बहरहाल रिया चक्रवर्ती ने कल मामले को पटना से मुंबई में चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कैविएट भी दाखिल की। हालांकि महाराष्ट्र सरकार के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में सीबीआई जांच से इनकार कर दिया है और इस मामले में कई लोग, आपको बता दें, भावनात्मक तौर से भी जुड़े हुए हैं। कई नेता और अभिनेता जो हैं इस मामले में अपनी राय देते रहे हैं। हाल ही में हमने देखा किस तरह से बसपा प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट किया था और उनकी हालांकि मांग यही थी कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, इस पे सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो अगर हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे कहा जा रहा है कि हमारे साथ शेखर सुमन, जो बॉलीवुड के बड़े नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेखर जी, बहुत बहुत नमस्कार। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आवाज नहीं आ रही। मुंबई से शेखर सुमन, वरिष्ठ नेता, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। कोशिश करेंगे कि वो हमें सुन सकें, क्योंकि उन्होंने इस पूरे मामले में कई ट्वीट्स किए हैं, अपनी राय सामने रखी है। भावनात्मक तौर पर भी लोग कहीं से जुड़े हुए हैं। शेखर जी, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, आपने 28 जुलाई को इस मामले में ट्वीट भी किया था और आज जिस तरह से खबर ये अभी आई है कि जो बिहार सरकार है वो भी सुप्रीम कोर्ट जा रही है, आपकी राय क्या है? किस तरह से कुछ राहत महसूस कर रहे हैं कि अब बिहार सरकार भी इस मामले के साथ आके खड़ी हो गई है? हाँ, पेच पर पेच मिल रहा है। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा जो मुहिम है वो दिशाहीन हो चुका है। कभी लगता है एक दिशा मिल रही है। बीच में जो भी ऐसा एहसास हुआ कि ये सही दिशा नहीं जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से बिहार पुलिस और जो एफआईआर दर्ज हुआ सुशांत जी के पिताजी का वहां पटना में, और जो बिहार के 4 पुलिसकर्मी यहाँ पर आए, फिर ऐसा लगा कि इन लोगों के बीच कुछ तालमेल नहीं है, क्योंकि बंबई पुलिस ने पूरी तरह से कह दिया कि हम इस बात से बिल्कुल अवगत ही नहीं थे कि वो आने वाले हैं और हमें कुछ नहीं बताया गया था। तो ऐसा लगा कि अब दोनों के बीच एक समीकरण जो है वो स्थापित नहीं हो पाएगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद धीरे धीरे जो है धुंध जो है वो हट रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अगर जा रहे हैं उनके पिताजी और बिहार सरकार भी जा रही है, तो मेरे ख्याल से एक रास्ता तो दिखाई दे रहा है सीबीआई इंक्वायरी की तरफ। आपने कहा कि आपको लग रहा था पहले ये सही दिशा में नहीं जा रहा, क्यों ऐसा सोचा आपने? क्योंकि 44 दिन गुजर गए थे और कुछ हम पूरी तरह से अंधकार में, हमें कुछ गुमान ही नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या होगा। क्योंकि आत्महत्या का अगर ये केस है तो 44 दिन तो नहीं लगेंगे। ये तो सामान्य ज्ञान है कि अगर आत्महत्या का केस है तो ये 2-4 दिन में निपट जाना चाहिए था, खत्म हो जाना चाहिए था, किसी न किसी नतीजे या निष्कर्ष पे मुंबई पुलिस को पहुंचना चाहिए था। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। और फिर अनिल देशमुख जी का ये बयान आया और बहुत सख्ती से आया कि ये जांच, सीबीआई जांच नहीं की जाएगी, बल्कि कल भी आया कि बिल्कुल नहीं की जाएगी। तो ऐसा लग रहा था कि मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब ये सीबीआई इंक्वायरी होगी नहीं होगी, ये कितने दिनों तक चलेगा। सिर्फ आशा की किरण तब दिखाई दी, जैसे मैंने कहा, कि जब एफआईआर वहां लॉन्च हुआ, जो पुलिस यहाँ पर आए, उन्होंने जब ये पूरी जिम्मेदारी संभाली और कुछ तथ्य और बाहर निकल के आए और उनकी गर्लफ्रेंड को लेके और जो फाइनेंशियल डीलिंग्स हुई हैं वगैरह वगैरह, तो ऐसा लगा कि कुछ सुराग और मिले हैं। और शायद अब ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे जो सूत्र और सुराग मिले हैं उनकी वजह से सीबीआई इंक्वायरी बिल्कुल निश्चित लग रही। शेखर जी, सबसे बड़ी बात यह रही कि जो उनके पिता ने एफआईआर दाखिल की और जो सवाल उठाए, उससे सुशांत के जो परिवार के पक्ष को मजबूती मिली है। जी, और हम सबको मजबूती मिली, क्योंकि मैं बार बार और लगातार
14 जून से जब मैं ट्वीट कर रहा हूं, जब मैं पटना भी गया उनके पिताजी से मिलने, तो उस वक्त तो खैर वो इतने गमगीन थे कि उस वक्त उनसे कोई भी सवाल करना, ये बताना कि आप इस पक्ष में शामिल है या नहीं, आप भी सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं नहीं, ये पूछना शायद सही नहीं होता, वो माकूल समय नहीं था, तो मैंने वो बात भी नहीं की और मैं करना भी नहीं चाहता था उस वक्त। मैंने सिर्फ एक पॉलिटिकल सपोर्ट तेजस्वी यादव जी का लिया कि वो इस मुहिम में शामिल है कि नहीं, वो सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं कि नहीं, और उसको लेके मैं वापस आ गया यहाँ पर। उसके बाद से मैंने कहा कि हमने वेट एंड वॉच वाली बात हो गई थी। और आपने भी शेखर जी अपने ट्वीट्स में खेमेबाजी की, गुटबाजी की बात की है, आपका इशारा किस तरफ था? हर तरफ, जो खेमे हैं अंदर, चूंकि प्रमाण नहीं है तो नाम तो लिया नहीं जा सकता। यही तो जांच का विषय है, जो हम बार बार कह रहे हैं कि खेमा है, उस खेमे का पता लगाइए और पता लगाइए कि कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने ये पूरी इंडस्ट्री पे कब्जा कर रखा हो। जब मैं कहता हूं कि कब्जा कर रखा है, वो ये कि अपने कुछ कलाकारों को लेके प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो हैं, जो हैं वो उनका एक नेक्सस तैयार होता है। ये पहले एक शुरुआत होती है एक कैंप से, खेमेबाजी, और वो जब एक विकराल रूप जब इख्तियार कर लेता है तो वो एक नेक्सस की तरह, एक सिंडिकेट की तरह हो जाता है, जहां सारा कुछ जो नियंत्रण है उन्हीं के हाथ में आ जाता है। फिर वही तय करते हैं कि कौन सा कलाकार किस फिल्म में काम करेगा, ये फिल्म बनेगी या नहीं बनेगी, ये फिल्म कहाँ रिलीज होगी, कब रिलीज होगी, कितने थिएटर्स होंगे, वो कितने हमारे होंगे, कितने दूसरों को दिए जाएंगे। तारीखें तय कर ली जाती हैं कि इस तारीख पे अब कोई नहीं आएगा, हमने कह दिया बस इस तारीख पे हम आएंगे। तो इस तरह की बात जब होती है, और जब भी कोई के लिए कहा जाता है कि वो हैं, बहुत सफल अभिनेता रहे हैं और कई फिल्में उनके पास थी। जी, जो यहाँ पर ऐसा होता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, अगर हम उसे इंडस्ट्री कहें तो मेरे ख्याल से इसे इंडस्ट्री कहना ही गुनाह है, बिल्कुल, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री की ना कोई मान्यता है, ना कोई सरकार का सरोकार है इससे, ना यहाँ कोई रीत रिवाज है, ना रूल्स रेगुलेशन, सब अपनी ही मन के सब कर रहे हैं, जहां से जिसकी मर्जी आ रही कर रहे हैं। यहाँ पैसा कहां से आता है, सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, ये भी किसी को नहीं मालूम, और न किसी ने जानने की कोशिश की है कि इतनी बड़ी बड़ी रकमें जो आती हैं वो कहां से आती हैं, कौन देता है। तो खैर, सुशांत जब वो सफल अभिनेता बन रहे थे, तो सफलता आपके आड़े इस तरह से आ जाती है कि फिर वो जो नेक्सस है वो आप पर कब्जा करना चाहता है, और अगर आपने हामी नहीं भरी तो वो फिर आपको दरकिनार कर देता है। शेखर जी, अब ऐसा है कि इस पूरे मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआई जांच से मना कर दिया है। मायावती और तमाम कई नेता सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन इस मामले में एसआईटी की जांच हो रही है और अब सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार भी चली गई है। तो भले ही सीबीआई जांच ना हो, लेकिन क्या आप संतुष्ट हैं इससे, जिस तरह से अब ये मामला बढ़ रहा है? अभी तो कोई चारा नहीं है हमारे पास संतुष्टि के अलावा। हमें वी जस्ट होप, कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि शायद जिस नतीजे की उम्मीद हम सीबीआई से कर रहे थे, अगर एसआईटी से अगर वो नतीजे बाहर आ जाते हैं, देखिए द केस नीड्स अ क्लोजर। एक निष्कर्ष पे पहुंचना जरूरी है, और निष्कर्ष ये है कि जो हम और बहुत सारे लोग और लाखों करोड़ों फैंस ये कह रहे हैं कि ये आत्महत्या का केस नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये एक फाउल प्ले का केस है, ये हो सकता है ये खून का केस है। तो उस पर क्लोजर मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने सारे सवाल आपने देखे, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने उठाए, कोई 26 सवाल जो किसी और इशारा कर रहे हैं, तो उन सब का वन बाय वन, एक के बाद एक, सबका जवाब सबको चाहिए। सर, आखिरी सवाल, मौका तो नहीं है, लेकिन ये लोग कह भी रहे हैं कि चुनाव आने वाले हैं बिहार में, इसलिए इस मामले को बहुत उठाया जा रहा है, इसलिए नेता लोग भी जुड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको बिल्कुल परे रखा ही नहीं जा सकता। आप ये देखें कि ये चुनावी मुद्दा तो ये इवेंचुअली ये चुनावी मुद्दा बन के रहेगा। मैं कहता हूं, हेन तेन प्रकरण, यहां से नहीं, वहां से नहीं, इस वजह से नहीं, उस मंशा से नहीं, ये हो जाए बस, भले ही ये चुनावी मुद्दा बने, लेकिन इसी बहाने कम से कम उसका निवारण तो होगा। और हम सब जो चाह रहे हैं, कम से कम जो एक मुहिम हम आगे लेके निकले हैं, कम से कम उसको एक क्लोजर मिलेगा। शेखर सुमन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय इस पूरे मामले में सामने रखने के लिए, क्योंकि रोज नई जानकारियां आ रही हैं और इस पे अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार पहुंच गई है।